अगर हम एक तस्वीर की कल्पना करें, एक बहुत ही खूबसूरत परी है जिसके बड़े बड़े पंख लगे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो समय के एक बड़े से पहिए पर खड़ी है और बहुत तेजी से भविष्य की तरफ उड़ रही है। उसके पीछे बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो रेलवे ट्रेन, चमकते हुए कैमरे और नई नवेली मशीनें हवा में तैर रही हैं। देखने में तो ये सब किसी जादू जैसा ही लगता है ना? बिल्कुल। ये ई.टी. पॉल की 1900 की एक बहुत मशहूर म्यूजिक बुक थी, डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी सदी की भोर। ये उसी के कवर पर छपी तस्वीर है। इसे प्रगति की देवी कहा गया था। अच्छा, लेकिन जरा इमेजिन करने वाली बात है कि क्या हो अगर यही प्रगति की देवी, यही खूबसूरत परी असल में उस खौफनाक दौर का चेहरा हो जिसने लाखों लोगों को भुखमरी की कगार पर ला खड़ा किया। पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया। आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ पुराने दस्तावेजों और ऐतिहासिक किताबों के पन्नों को खंगालेंगे। हमारा मिशन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति की इस जादुई तस्वीर के पीछे की असल डार्क सच्चाई को डिकोड करना। और देखिए, उस दौर का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। उस समय के एक और मशहूर चित्र का जिक्र हमारे आज के स्रोतों में है, जो एक व्यापारिक पत्रिका में छपी तस्वीर थी। अरे हाँ, जिसे टू मैजिशियंस या दो जादूगर कहा गया था, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। इस तस्वीर के ऊपर वाले हिस्से में पूरब का अलादीन अपने चिराग को रगड़कर एक आलीशान महल बना रहा है, और नीचे की तरफ पश्चिमी दुनिया का एक मॉडर्न मैकेनिक है जो अपने औजारों से विशाल पुल और गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर रहा है। सही बात है। उस दौर में मशीनों को अलादीन के चिराग से भी ज्यादा पावरफुल माना जाने लगा था। मतलब लोगों के लिए मशीन का सीधा सा मतलब था विकास। यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि इतिहास को सिर्फ तकनीकी विकास की एक सीधी और स्मूथ लाइन मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। असली कहानी उन ईंट और पत्थर के बड़े कारखानों के अंदर नहीं, बल्कि उन कारखानों के बाहर घट रही थी। गांवों में और आम इंसानों की जिंदगियों में। और यही बात इस पूरी चर्चा की सबसे मजबूत नींव भी है। बिल्कुल। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि औद्योगिकरण की शुरुआत उसी दिन हुई जिस दिन दुनिया की पहली फैक्ट्री बनी। मतलब इंडस्ट्रियल काम वो है जो फैक्ट्री में होता है, और मजदूर वो है जो फैक्ट्री के अंदर मशीन चलाता है। जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वही तो। हमारे स्रोतों से जो डेटा सामने आ रहा है वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देता है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों के बनने से बहुत पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बहुत बड़े पैमाने पर सामान बन रहा था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सामान किसी भी फैक्ट्री में नहीं बन रहा था। बिल्कुल। इतिहासकार इस शुरुआती दौर को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। देखिए, ये 17वीं और 18वीं सदी के यूरोप की बात है। अगर हम इस समय की दुनिया को देखें तो ग्लोबल व्यापार बहुत तेजी से फैल रहा था। दुनिया के अलग अलग कोनों में नई कॉलोनियां बसाई जा रही थीं। तो जाहिर सी बात है कि कपड़ों और दूसरे सामानों की डिमांड तो आसमान छू रही होगी। बिल्कुल। और यूरोप के शहरों में बैठे व्यापारी चाहते थे कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं और खूब पैसा कमाएं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण थे शहरों में बैठे गिल्ड्स। एक सेकेंड, मुझे यहाँ रोकने दीजिए। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ये गिल्ड्स असल में थे क्या? मतलब क्या ये कोई सरकारी संस्थाएं थीं? हम इन्हें एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब या फिर एक बहुत ही पावरफुल ट्रेड माफिया समझ सकते हैं। अच्छा, ट्रेड माफिया। हाँ, ये गिल्ड्स शहरों के कारीगरों और व्यापारियों के संघ होते थे। इनका अपने व्यापार पर पूरी तरह से कंट्रोल था। मतलब यही लोग तय करते थे कि कौन कारीगर बनेगा, सामान की क्वालिटी क्या होगी और उसकी कीमत क्या होगी। बाप रे, मतलब पूरा का पूरा एकाधिकार। बिल्कुल। राजाओं ने भी इन गिल्ड्स को कुछ खास चीजें बनाने की मोनोपोली दी हुई थी। तो अगर कोई नया व्यापारी शहर में आकर अपना काम शुरू करना चाहता तो ये गिल्ड्स उसे घुसने ही नहीं देते थे। मतलब एक तरह से शहरों की इकॉनमी पूरी तरह से लॉक हो चुकी थी। एकदम सही। इसलिए हार मानकर इन नए व्यापारियों को शहरों से बाहर निकलकर गांव की तरफ जाना पड़ा। तो अगर हम इस बात पर गौर करें, शहर के व्यापारियों ने टैक्स और गिल्ड्स के कंट्रोल से बचने के लिए शहर छोड़कर दूर गांव में बैठे लोगों से अपना काम करवाना शुरू कर दिया। हाँ, यही हुआ। ये तो बिल्कुल आज के दौर के वर्क फ्रॉम होम या गिग इकोनॉमी मॉडल का 18वीं सदी का वर्जन लग रहा है। अरे, ये बहुत ही सटीक तुलना की आपने। मतलब आज भी तो कंपनियां महंगे शहरों में ऑफिस खोलने के बजाय दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे फ्रीलांसर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है ना, ताकि खर्चा कम हो। व्यापारी बिल्कुल यही कर रहे थे।
वो गांव में जाते, गरीब किसानों और कारीगरों को एडवांस पैसे देते और उन्हें ग्लोबल बाजार के लिए सामान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते। लेकिन एक बात है, किसान तो खेती करते हैं ना, वो अचानक से व्यापारियों के लिए कपड़े क्यों बुनने लगे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक मजबूरी थी। उस समय यूरोप के गांवों का पूरा नजारा बदल रहा था। पहले वहां ओपन फील्ड्स हुआ करते थे और कॉमन्स यानी पूरे गांव की साझी जमीन होती थी। हाँ, जहाँ से गरीब किसान चारा या लकड़ी इकट्ठा करते थे। सही कहा, लेकिन अमीर जमींदारों ने इन साझी जमीनों की घेराबंदी शुरू कर दी। अब गरीब किसानों के पास जीवन चलाने का कोई साधन ही नहीं बचा। तो खेती के लिए जो जमीन बची वो नाकाफी थी। बिल्कुल, टुकड़े इतने छोटे थे कि पूरे परिवार का पेट नहीं भरता था। तो जब शहर का व्यापारी उनके दरवाजे पर एडवांस लेकर पहुंचा, तो वो उनके लिए डूबते को तिनके के सारे जैसा था। मतलब इस गिग वर्क ने उन्हें उनके गांव में ही रुकने का मौका दे दिया। हाँ, परिवार के हर सदस्य को काम मिल गया। आदमी ऊन लाते, औरतें सूत काटती और बच्चे धागों को समेटते। प्रोडक्शन गांव में होता था, लेकिन कंट्रोल शहर के व्यापारियों के हाथ में था। और लंदन तो बस एक फिनिशिंग सेंटर बनकर रह गया था, जहां आखिरी रंगाई होती थी। बिल्कुल सही। तो देखा जाए तो ये एक बहुत ही शानदार और स्मूथ सिस्टम था। गांव के लोगों को घर बैठे काम मिल रहा था और व्यापारियों का सामान बन रहा था। हाँ, बिल्कुल। तो अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट चल रहा था, तो आखिर वो बड़े बड़े कारखाने और दानवाकार मशीनें सीन में आए ही क्यों? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और यहीं पर वो प्रगति की पंखों वाली देवी हमें गुमराह करती है। हमें लगता है कि किसी ने एक स्विच दबाया और रातों रात गांव के सब लोग फैक्ट्रियों में पहुंच गए। जो कि सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड में 1730 के दशक में पहली कॉटन मिल्स आना शुरू हुई। रिचर्ड आर्कराइट ने पहली बार सारा काम एक ही छत के नीचे ला खड़ा किया। अच्छा, इससे क्वालिटी कंट्रोल करना और मजदूरों पर नजर रखना आसान हो गया होगा। हाँ, लेकिन तकनीकी बदलाव की रफ्तार उस दौर में बेहद धीमी थी। रातों रात कुछ नहीं बदला। मुझे इस बात पर थोड़ी उलझन हो रही है। मैं थोड़ा पुश बैक करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर मैं 18वीं सदी की एक व्यापारी हूं और मेरे सामने कोई ऐसी मशीन है जो 50 आदमियों का काम अकेले कर सकती है, वो भी आधी कीमत और दोगुनी स्पीड में, तो मैं तो उसे तुरंत खरीद लूंगी ना। ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने मशीनों को तुरंत नहीं अपनाया? लॉजिकली तो ऐसा ही लगता है। स्रोतों में जेम्स वॉट के स्टीम इंजन का उदाहरण है। जेम्स वॉट ने 1781 में अपना बेहतरीन स्टीम इंजन पेटेंट कराया, लेकिन सालों तक कोई उसे खरीदने वाला ही नहीं मिला। हाँ, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे। इतने बड़े इंडस्ट्रियल देश में सिर्फ 321 मशीनें, ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम इसको थोड़े बड़े पैमाने पर देखें तो हमें उस दौर की जमीनी हकीकत समझ आएगी। पहली बात तो ये कि ये मशीनें बहुत महंगी थीं। कोई व्यापारी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। और जल्दी खराब भी तो होती होंगी। बिल्कुल। और आज की तरह तब स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स नहीं आते थे। अगर मशीन का कोई पुर्जा टूटता तो उसे खास तौर पर बनवाना पड़ता था, जिसमें भारी खर्च लगता था। सही बात है। लेकिन इन सबसे भी बड़ा जो कारण था वो था इंसान। विक्टोरियन ब्रिटेन में लेबर की कोई कमी नहीं थी। बेरोजगार और भूखे लोग झुंड के झुंड काम की तलाश में शहरों की तरफ आ रहे थे। तो जाहिर है जब सप्लाई ज्यादा हो तो कीमत गिर जाती है। एकदम सही। इंसानी मजदूर उस समय कौड़ियों के भाव मिल रहे थे। तो जरा सोचने वाली बात है, एक उद्योगपति के नजरिए से जब इंसान मिट्टी के भाव मिल रहे हों तो वो महंगी मशीन पर लाखों रुपए क्यों लगाएगा? खासकर उन उद्योगों में जहां साल के सिर्फ कुछ महीनों में ही काम होता था, है ना? बिल्कुल। जैसे गैस वर्क्स या बुक बाइंडिंग। सर्दियों के मौसम में कुछ महीनों के लिए भूखे मजदूरों को सस्ते में रख लिया और काम खत्म होते ही निकाल दिया। मशीन तो पूरे साल मेंटेन करनी पड़ती। मतलब इंसानी जान और मेहनत की कीमत एक लोहे की मशीन से भी कम थी। ये बात रोंगटे खड़े कर देती है। और इस सस्ती लेबर के पीछे का जो असली दर्द है वो हमें स्रोतों में मिला था, जिसने मशीनों को पीछे रखा, और वो था अमीरों का ईगो। अच्छा, वो जो स्रोतों में आंकड़ा है कि 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन में 500 अलग अलग तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां हाथ से बनाई जाती थीं। हाँ, बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आता है, कुल्हाड़ी तो कुल्हाड़ी है, 45 प्रकार क्यों? क्या ये कुछ ऐसा है जैसे आज के करोड़पति लोग मशीन से बनी घड़ियों के बजाय बहुत महंगी और हाथ से बनी कस्टम गाड़ियां खरीदते? बिल्कुल सटीक एनालॉजी है।
विक्टोरियन एरिस्टोक्रेट्स के लिए हाथ से बनी चीजें क्लास का सिंबल थी। मतलब मशीन का माल तो सिर्फ कॉलोनियों के लिए था, जैसे भारत या अफ्रीका में गरीबों को बेचने के लिए। सही कहा। मशीन से बनी एक जैसी चीजों को वो बहुत निचले दर्जे का मानते थे। इसलिए ब्रिटेन के अंदर हैंडमेड चीजों की डिमांड हमेशा बनी रही। लेकिन ऐसा नहीं था कि मशीनें बिल्कुल नहीं आ रही थीं। आ तो रही थीं, और उनके आने से समाज में खलबली भी मच रही थी। जैसे वो स्पिनिंग जेनी मशीन जिस पे औरतों ने कुल्हाड़ियों और डंडों से हमले किए थे। और इस उससे की वजह समझना बहुत जरूरी है। वो महिलाएं कोई अनपढ़ या तकनीक की दुश्मन नहीं थीं। तो फिर उन्होंने हमले क्यों किए? देखिए, पहले एक औरत अपने चरखे से सिर्फ एक धागा काट सकती थी, लेकिन स्पिनिंग जनी में एक पहिया घुमाने पर दर्जनों तकलियां एक साथ घूमती थीं। अचानक से एक मशीन ने 50 औरतों का काम छीन लिया। बाप रे, और वो भी तब जब नेपोलियन युद्धों की वजह से पूरे यूरोप में महंगाई आसमान छू रही थी। बिल्कुल, रोटी के लाले पड़े हुए थे। जो औरत घर पर हाथ से सूत काटकर बच्चों को खाना खिला रही थी, जब उसने देखा कि ये मशीन उसकी रोटी छीन रही है, तो उसने हमला कर दिया। मतलब ये मशीनों का खौफ नहीं था, ये भूख और बेरोजगारी का खौफ था। बिल्कुल सही। मशीनें तो बन गई, मिलें खड़ी हो गईं, लेकिन इन्हें चलने के लिए कच्चा माल और बड़ा बाजार चाहिए था। और इन दोनों चीजों को हासिल करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने दुनिया के दूसरे हिस्से की तरफ देखा, यानी भारत की तरफ। हम जानते हैं कि मशीनों के आने से बहुत पहले पूरी दुनिया के कपड़ा बाजार में भारत का दबदबा था। सूरत और हुगली से लेकर फारस की खाड़ी तक सिर्फ भारतीय सिल्क की धूम थी। लेकिन फिर एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। शुरुआत में तो वो भी एक आम व्यापारी की तरह भारत से कपड़ा खरीदते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक और मिलिट्री ताकत बढ़ा ली। तो उन्होंने सोचा होगा कि हम दूसरों के साथ बाजार क्यों शेयर करें, हम पूरी मोनोपोली ही क्यों ना जमा लें। बिल्कुल, ये अब कोई फ्री मार्केट की प्रतियोगिता नहीं रही थी। कंपनी ने अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके पुराने व्यापारियों को पूरी तरह बाहर फेंक दिया। और गांव के बुनकरों को सीधा कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक नया मोहरा उतारा, जिसे गुमाश्ता कहा जाता था। स्रोतों को पढ़ते हुए ये गुमाश्ता मुझे किसी खौफनाक विलन जैसा लगा। हाँ, क्योंकि पहले जो स्थानीय व्यापारी होते थे वो गांव के ही लोग होते थे, अकाल में मदद भी करते थे। लेकिन ये गुमाश्ता बिल्कुल अलग था। ये एक बाहर का आदमी था जिससे तनख्वाह मिलती थी। ये गांव में सिपाहियों के साथ आता और बुनकरों को एडवांस बांटना शुरू कर देता था। और वो एडवांस कोई तोहफा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही क्रूर जाल था। जो एक बार कंपनी का एडवांस ले लेता, वो अपना कपड़ा किसी और को नहीं बेच सकता था। वो पूरी तरह से गुमाश्ता का गुलाम बन जाता था, और जो भी कीमत गुमाश्ता तय करता उसी पर माल बेचना पड़ता था। और अगर कोई बुनकर मना कर दे या माल देने में देरी कर दे, तो ये गुमाश्ता सरेआम कोड़े मारता था। बुनकरों ने अपना मोल भाव करने का सारा हक खो दिया था। तंग आकर कई बुनकरों ने बगावत कर दी, करघे तोड़ दिए और गांव छोड़कर भाग गए। और भारत के लिए मुसीबत यहाँ खत्म नहीं हुई। 1860 के दशक में एक ऐसी घटना हुई जिसने कमर तोड़ दी। अमेरिकी गृह युद्ध। यूएस सिविल वॉर। उसका भारत के बुनकरों से क्या लेना देना? देखिए, ब्रिटेन की कॉटन मिलें अमेरिका के कच्चे कपास पर चलती थीं। जब युद्ध से कपास आना बंद हो गया, तो घबराई हुई ब्रिटिश मिलों ने भारत से भारी मात्रा में कच्चा कपास खींचना शुरू कर दिया। ओहो, तो इसका सीधा असर ये हुआ कि भारत के अंदर ही कच्चे कपास की भयंकर कमी हो गई। बिल्कुल, कीमतें रातों रात आसमान छूने लगी। अब भारतीय बुनकर के सामने दोहरी मौत थी। उसे कच्चा माल इतने महंगे दाम पर मिल रहा था कि उससे कपड़ा बनाकर बाजार में बेचना असंभव हो गया था। वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। भारत का सदियों पुराना कपड़ा उद्योग कुचल दिया गया। एकदम सही। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत इस पूरे दौर में सिर्फ एक पीड़ित ही बना रहा? क्या यहाँ कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ? स्रोतों में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसी विषम परिस्थिति के बीच भारतीय उद्यमशीलता ने भी अपना सिर उठाया। हाँ, 19वीं सदी के आखिर में भारत में भी मिलें लगने लगी। 1854 में बंबई में पहली सूती मिल लगी और 1855 में बंगाल में जूट मिल। बिल्कुल। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। इतनी लूट खसोट के बाद इन भारतीय उद्योगपतियों के पास फैक्ट्रियां लगाने के लिए पैसा कहाँ से आया? वो पैसा आया था चीन के साथ होने वाले व्यापार से, खासतौर पर अफीम और चाय के व्यापार से। अंग्रेज भारत में अफीम उगाते थे, उसे चीन ले जाकर बेचते थे और वहां से चाय ब्रिटेन लाते थे। अच्छा, तो इस पूरे ट्रायंगुलर ट्रेड में कई भारतीय व्यापारियों ने मिडलमैन के तौर पे काम किया। हाँ,
द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी टाटा जैसे लोगों ने चीन ट्रेड से भारी मुनाफा कमाया और इसी पूंजी से इंडस्ट्रियल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन क्या अंग्रेज उन्हें इतनी आसानी से बिजनेस करने दे रहे थे? बिल्कुल नहीं। यहां भी भारतीयों के लिए ग्लास सीलिंग थी। पैसा भारतीयों का था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध तक ज्यादातर बड़े उद्योगों पर यूरोपीय एजेंसियों का कब्जा था। मतलब भारतीय सिर्फ पैसा लगाते थे, लेकिन सारे बड़े फैसले ये यूरोपियन एजेंसियां करती थीं। हाँ, और हद तो ये थी कि इन भारतीय उद्योगपतियों को यूरोपियन चेंबर ऑफ कॉमर्स में घुसने तक की इजाजत नहीं थी। गजब है। बावजूद इसके फैक्ट्रियां तो बनी और उन्हें चलाने के लिए मजदूर भी चाहिए थे। और मजदूर आसपास के गांव से आते थे। जैसे मुंबई की मिलों में काम करने वाले ज्यादातर लोग रत्नागिरी से आए थे। और यहीं पर एक नया किरदार एंट्री लेता है, जॉबर। मिल मालिकों ने दूर गांवों से मजदूरों को लाने के लिए इन जॉबर की नियुक्ति की। ये कोई अंग्रेज नहीं होता था, बल्कि उसी फैक्ट्री का कोई पुराना और भरोसेमंद मजदूर होता था। शुरुआत में तो ये बहुत ही नेक और मददगार इंसान लगता है ना? हाँ, बाहर से तो ऐसा ही लगता था, लेकिन स्रोतों में वसंत पारकर की एक गवाही है, जो खुद मुंबई की एक मिल में मजदूर थे। वही कुछ और ही कहानी बयां करती है। वो बताते कि कैसे ये जो मददगार जॉबर था, वो बहुत जल्द एक ताकतवर और भ्रष्ट तानाशाह बन गया। अरे बाप रे, मतलब उसने मजदूरों का शोषण शुरू कर दिया। बिल्कुल। मजदूरों को अपने ही बेटों को नौकरी दिलाने के लिए जॉबर को भारी घूस देनी पड़ती थी। नौकरी के बदले वो पैसे, तोहफे और शराब मांगने लगे। मतलब एक तरह से उन्होंने मजदूरों की पूरी जिंदगी को ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अगर आप ध्यान दें तो ये गुमाश्ता का ही एक नया रूप था। जब पावर कुछ ही हाथों में होती है तो शोषण का नया तरीका निकल ही आता है। इस बार विलन कोई सिपाही नहीं, बल्कि उसी मजदूर वर्ग से उठा हुआ जॉबर था। तो इन सब का मतलब क्या है? हम वापस उसी प्रगति के देवी वाली तस्वीर पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हमने देखा कि गांव के खेतों से लेकर लंदन की झुग्गियों तक औद्योगिकरण सिर्फ नई मशीनों या जादुई चिराग की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है मोनोपोली, यानी एकाधिकार स्थापित करने की। हाँ, नीतियां, पैसा और राजनीतिक ताकत ये तय करते हैं कि तकनीक का फायदा किसकी जेब में जाएगा और कौन उस प्रगति के पहियों के नीचे खामोशी से कुचल दिया जाएगा। और यही बात इस पूरे डीप डाइव का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। वो जो प्रगति की देवी भविष्य की तरफ उड़ रही थी, वो अपने पीछे बर्बाद हुए कारीगरों, भूखे मजदूरों और टूटे हुए चरखों का एक बहुत बड़ा मलबा छोड़ती जा रही थी। और ये हमें आज के दौर के एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज हम फिर से एक नई क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं, एआई और ऑटोमेशन की क्रांति। सही बात है। आज फिर हमें बताया जा रहा है कि एआई वो जादुई चिराग है जो सब ठीक कर देगा। लेकिन इतिहास को डिकोड करने के बाद हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि आज की इस नई डिजिटल इकोनॉमी में गुमाश्ता या जॉबर की जगह कौन ले रहा है? डेटा के इस दौर में असल कंट्रोल किसके हाथ में जा रहा है? और वो कौन सा वर्ग है जिसे आज खामोशी से हाशिए पर धकेला जा रहा है, ताकि कुछ बड़ी कंपनियां अपनी प्रगति की देवी की तस्वीर छाप सकें? बिल्कुल। याद रखने वाली बात है कि इतिहास सिर्फ किताबों में दफन नहीं होता, वो नए कपड़े पहनकर खुद को दोहराता जरूर है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन स्रोतों ने वाकई चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा दिया है। अगली बार जब भी किसी नई तकनीक की जय जयकार सुनने को मिले, तो एक पल रुककर ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि इसका असली मूल्य कौन चुका रहा है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।